हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एक्लेट आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है G20। G20 क्योंकि अभी इंडिया भी G20 की समिट 2023 में होस्ट करने वाला है, इस वजह से ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम देखेंगे G20 के बारे में। देखिए, G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ भी आती हैं, तो ये यूरोपियन यूनियन पूरा और 19 कंट्रीज़ G20 के अंदर आती हैं। अगर हम G20 के सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो कोई फिक्स्ड सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट नहीं है कहीं भी कि एक जगह है, कहीं पे न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है। ये रोटेटिंग है। ये कंट्री वाइज जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो रोटेट करता रहता है। ठीक है, इसका मेन एम जो है बेसिकली G20 करता क्या है, तो G20 का जो मेन एम है वो है इकोनॉमिक कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन अच्छा हो और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह ध्यान दिया जा रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किस तरीके से करें, कितने बेहतर तरीके से हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है G20 जो है बेसिकली काम करता है। अगर हम बात करें कि G20 का महत्व क्या है, G20 इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम देखें वर्ल्ड में तो काफ़ी सारी हैं, G20 है, बिम्स्टेक है, सार्क है, सबके अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो G20 की क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखो G20 क्या है ना कि G20 90% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर करता है। G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो टोटली मिलाकर 90% ऑफ जीडीपी वर्ल्ड का जो है ये जो मेंबर कंट्री हैं G20 के अंदर, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड के जीडीपी में। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड की, तो जो G20 की मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 75 से 80% तक का जो वर्ल्ड ट्रेड है कंप्राइज करती हैं, यानी कि 75 से 80% का कंट्रीब्यूशन जो है G20 के मेंबर कंट्रीज़ जो है देते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो G20 के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आपका G20 के अंदर कंप्राइज होती है। ठीक है, और हाफ ऑफ द अर्थ लैंड, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 90% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 75 से 80% तक वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है G20 कंट्रीज़ में ही है। ठीक है, इवन जो एरिया अगर हम देखें G20 की कंट्रीज जो है हाफ ऑफ द अर्थ का एरिया पूरा कवर करती हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए फोरम है। ठीक है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके G20 के इस्टेब्लिशमेंट की, तो जब 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई ना, उस समय जो है ये G20 को जो है इस्टेब्लिश किया गया। इसी वजह से आप देखोगे कि G20 का मेन काम क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई 1999 में, उसी समय इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो इकोनॉमिक इश्यूज जो आ रहे हैं एशियान देशों में, उनको वो जो है देखकर और उनसे कैसे निजात पाई जा सके उन चीज़ों पर काम करे। अगर हम बात करें, काफ़ी सारे और भी इश्यूज़ हैं जिनके अंदर जो है G20 के अंदर बात होती है या फिर उस पर वो वर्क करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज। आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात हुई, इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ G20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात आएगी ही आएगी। इकोनॉमिक कॉपरेशन, न्यू एमर्जिंग इश्यूज़, जैसे कि देखो जितने भी नए और कोई इश्यूज़ आएंगे तो ऐसा वो भी जो है ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ की बात हुई या टैक्स इन्वेशन की बात हो रही है, तो ये सारे इश्यूज़ भी जो है G20 समिट के अंदर जो है डिस्कस होते हैं और इनके ऊपर कैसे काम किया जा सके, कैसे इनके जैसे क्रिप्टो है तो इसको किस तरीके से जो है इसका लेजिस्लेशन बनाया जाए ताकि इसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो कितना वोलेटाइल करेंसी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइलैटरल टॉक के लिए भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सपोज करो जैसे G20 कंट्रीज़, G20 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें कोई दो कंट्रीज़ अगर आपस में बात करना चाहें तो वो बाइलैटरल ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आपस में 1 to 1 बात कर सकते हैं। ठीक है,
ये इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता है। काफ़ी बार ये पॉइंट आ चुका है, तो ये तो क्लियर ही हो गया। अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कोविड-19 जब पैंडेमिक आया या फिर कोई भी पैंडेमिक इन फ्यूचर आएगा, तो ये उसके लिए भी काम करेगा। अगर कोई भी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है तो और या फिर डिज़ास्टर आया है, तो उसके रिलीफ वर्क के लिए भी G20 जो है काम करता है। बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट रोल है G20 का, वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अक्रॉस दी वर्ल्ड। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ना बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी हम देखें कि जब जब से वर्ल्ड डिजिटलाइज हुआ है, तब से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट किया है विद इन द कंट्री। तो हम कैसे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन या जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वर्ल्ड में चल रही है उनको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, उस इशू पर भी G20 काम करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक इशू जैसे कि कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड वॉर, अगर जैसे कि अभी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, ठीक है, तो इन सारे केसेस पे भी जो है कोशिश करता है कि ये सॉल्व कर सके, अगर इस पे बातचीत हो सके कि क्या इस पे स्टेप लिया जाए या फिर क्या इसका नतीजा होगा इन सब प्रॉब्लम्स का। तो ये सारे भी इश्यूज ये देखता है, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या फिर ट्रेड वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तो वहाँ G20 1999 में बनाया गया था, इसलिए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। अब हुआ क्या कि इसका काम एक ये भी है कि जो भी इकोनॉमिक या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर इशू आ रहा है या फिर कोई भी ऐसी क्राइसिस आने वाली है, तो आप उसको पहले से ही एक प्रिडिक्शन जो है G20 को प्रिडिक्ट कर लेना है कि हाँ ऐसी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है या फिर हो सकती है। हाँ, भले हम उसको स्टॉप नहीं कर सकती G20, बट एटलीस्ट एक आइडिया या फिर एक क्या कहते हैं, एक गेस पूरे वर्ल्ड को ये दे सकती है कि हाँ ऐसी कोई क्राइसिस आ रही है। लेकिन अगर हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो G20 इस क्राइसिस को बिल्कुल ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। दो इसने फ्री फॉल को प्रिवेंट किया, यानी जो इस क्राइसिस से होने वाले इम्प्लीकेशंस हैं, इस पे G20 ने काबू पाने की बहुत कोशिश की और उसमें कहीं हद तक सक्सेसफुल भी रहे। पूरा तो नहीं काबू कर पाए, बट ठीक है, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस चीज़ को बाद में प्रिवेंट करने के लिए। बट वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि 2008 में इतनी बड़ी इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आ सकती है वर्ल्ड में, ठीक है। कभी कभी इन G20 का एक और वर्क है कि जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं, तो ये उनके जो डेप्ट पेमेंट है उनको भी सस्पेंड करती हैं। तो ये भी इनका काम है कि जो अगर पुअर कंट्री है, डेप्ट अपना क्लियर करने के उसमें पोजीशन में नहीं है, तो G20 जो है उसको सस्पेंड भी कर देती है ऑन द बेसिस कि वो आगे पीछे की बैकग्राउंड और हर एक चीज़ का एनालिसिस करने के बाद ये निर्णय लेगी। अगर हम बात करें तो G20 मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स पर जो है एग्री करती है। मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अब क्या होता है हम ये आगे देखेंगे। देखो, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ये बेसिकली कॉर्पोरेट इनकम जो होती है ना उस पर ये टैक्स लगाया गया है, ठीक है। 15% जो है कहा गया है कि एटलीस्ट 15% तो आपको टैक्सेशन कर, इतना मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ताकि इस क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि वो अपना प्रॉफिट जो है वो छुपा के टैक्स इवेजन करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसलिए ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो है ये आइडिया ले आया गया। बेसिकली ये आइडिया जो है ना OECD's कंट्री ले आई थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन लोगों ने इस मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो है आइडिया ले आया था। Each country would be eligible to share a revenue of generated by the tax. The aim is to reduce tax competition between countries and discourage multinational corporation from profit shifting to achieve tax avoidance. ठीक है। अब मेन जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लाने का जो मेन एम यही है कि जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो अपनी जो प्रॉफिट शिफ्टिंग करके टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते थे वो ना कर सकें, ठीक है। अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके दिखा दिया और उसके बाद फिर उन्हें टैक्स ना देना पड़े। अब इसके तहत ये हो गया है कि 15% तक तो टैक्स हर एक मल्टीनेशनल जितनी भी कॉरपोरेशन हैं उनको देना ही देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑन October 8, 2021 136 कंट्री जो है ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के लिए जो है एग्री करती हैं कि हाँ ठीक है हम इसे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने कंट्रीज़ में। लेकिन 4 कंट्रीज़ अभी भी बाकी हैं जिन्होंने ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स साइन नहीं किया है। उसमें केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज़ हैं।
अगर हम देखें तो 1992 में मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स को जो है प्रपोज किया गया था रीजनल स्केल पे यूरोपियन यूनियन में। 1992 में मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है स्टेट्स हैं उन्होंने प्रपोज किया गया था। और ये प्रपोजल रूडिंग कमेटी बनाई गई थी उस समय 1992 में। उसने ये जो है एक एक्सपर्ट पैनल है, उसने इस चीज़ को जो है प्रपोज किया था कि हमें एक मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जैसा एक स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट शिफ्टिंग को जो है प्रॉफिट शिफ्टिंग के थ्रू जो है टैक्स अवॉइड ना कर पाए। अगर हम देखें तो 2019 में जो OECD थी, जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एसोसिएशन है जिसमें मोस्टली जो है रिच कंट्रीज़ ही आती हैं, उन्होंने ये ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का जो है प्रपोजल लाया और धीरे धीरे फिर बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G20 वो भी अग्री करती है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर। अब हम देखेंगे इश्यूज क्या क्या हैं G20 के साथ। देखो क्या है ना कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो ये अच्छी चीज़ है कि ये अपना काम और इनकी कई सारी चीज़ें हैं जिन जैसे मीटिंग्स करना और कई सारे इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं उन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए उन पे स्टेप लेना, ये सारी चीज़ें करती हैं। बट दिक्कत क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा कमी है और जो ये डिसीजंस ले रही हैं या फिर जो ये स्टेप्स बोल रही हैं कि हम लेंगे उनको ये फुलफिल नहीं कर पाती हैं सही तरीके से। हम देखते हैं, देखो G20 की मेंबरशिप जो है ना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम G20 के साथ क्या है कि इसकी मेंबरशिप बहुत ही कम कंट्रीज़ तक जो है रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास इसकी मेंबरशिप नहीं है, ठीक है। इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो क्लोज डोर्स होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी का यहाँ इशू आ रहा है कि क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं, हमें पता नहीं चल रहा है या फिर वर्ल्ड को पता नहीं चल रहा है कि हाँ क्या डिस्कशन हो रहा है या फिर किस कंट्री का क्या स्टेप है किसी पर्टिकुलर इश्यूज को लेके, ठीक है। इनका कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, ना ही स्टेबल सेक्रेटेरिएट है, ये एक इशू है। ये एक मिनी UN की तरह हो चुका है जहाँ पर एंडलेस डिस्कशंस होते हैं लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसका एक ये भी इशू है जो G20 के साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और है कि इसने 2008 में जो है जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली थी उसके प्रिडिक्शन में ये फेल हो गया। भाई G20 कब इस्टेब्लिश किया गया? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 1999 में। अब आपका फ़र्ज़ है कि आगे आने वाली जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं आप उसको एक तरीके से प्रिडिक्ट करो, लेकिन वहाँ वो बुरी तरीके से फेल हो गया 2008 में, ठीक है। ये G20 ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सॉलिड स्टेप नहीं लेती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारी कंट्रियों ने मतलब ये हुआ कि कोल बेस के जितने भी पावर प्लांट हैं उन्हें हम कट कर देंगे, लेकिन किसी ने भी कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक टारगेट नहीं सेट किया कि हम ये किस तरीके से करेंगे। हाँ बस ये हो गया कि चलो ठीक है हम आज से जो जितने भी कोल बेस्ड प्लांट हैं पावर प्लांट्स हैं उन्हें कट आउट करेंगे, बट हाउ विल यू डू दिस, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई। अगर हम पैंडेमिक के समय की बात करें तो कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी रेगुलेशन नहीं बनाया गया कि वैक्सीन को किस तरीके से पेटेंट करना है। आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन्स बन रही थी, जब पैंडेमिक चल रहा था तो उसके पेटेंट को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी कि पेटेंट कैसे किसका है, कौन सी कंपनी बना रही है, तो काफ़ी सारे इश्यूज थे वैक्सीन पेटेंट को लेके। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेटेड एक्शन G20 द्वारा नहीं लिया गया जिससे हम प्रॉपर एक वैक्सीन को पेटेंट करें और उसको रेगुलेट कर सकें, ठीक है। रीसेंट समिट जो G20 की हुई थी तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ध्यान दे रहे हैं, बट उन्होंने कोई भी ऐसी नई कमिटमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर नहीं की। तो ये सारे जो इश्यूज हैं वो G20 की एफिशिएंसी को घटा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखो इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 का G20 समिट, तो हमारे सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया चाहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे होस्टिंग के अंदर हो तो हम काफ़ी अच्छा आउटपुट और इस मीटिंग का एक अच्छा रिजल्ट आए बाहर। तो इसमें हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी 2023 के पहले जस्ट कोविड अभी होके गया है और फिर दोबारा से अभी अगर हम देखें तो चाइना में वापस से कोविड की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास है, ग्लोबल सप्लाई शॉक लगा हुआ है वर्ल्ड में। कोविड-19 जब आया तो लॉकडाउन की वजह से जितनी भी ग्लोबल सप्लाई है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो एक तरीके से है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का, वो काफ़ी डाउन चल रहा है, ठीक है। दूसरा रशिया यूक्रेन
जो वॉर चल रही है उसकी वजह से यूएस और रशिया के बीच की जो टॉक्स है वो काफ़ी क्या कहते हैं हैम्पर कर सकती हैं इस होने वाली समिट को। अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो भी एक समस्या है जिसे आने वाले समिट में इंडिया देखेगी या फिर उसके ऊपर बातचीत होती है कि नहीं होती है। अब ये जब मीटिंग होती है तो फिर उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा, लेकिन ये एक इशू है कि हाँ बढ़ती महंगाई का जो ट्रेंड है वो भी पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। ठीक है, India has issue cooperation ensure cooperation among countries on monetary policy of different central banks। अब इंडिया को एक ये भी चीज़ इंश्योर करनी है कि जितने भी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक हैं उनके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से अपने अपने कंट्रीज़ में वो क्या क्या पॉलिसीज़ रख रहे हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना है, तो उसका भी कॉपरेशन जो है हमें इंडिया को इंश्योर करना है ताकि सही तरीके से जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन लाया जा सके। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है कि डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बढ़ती जा रही है और ये काफ़ी वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसी, और इसको रेगुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो अगर इंडिया में देखो तो हमने इसे लीगलाइज नहीं किया है, बट लास्ट बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से अगर आप अर्न कर रहे हो तो उस पर भी टैक्सेशन होगा। तो अभी तक तो एज सच कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बढ़ रही है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट और सबसे बड़ी जो चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने वो ये हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं और एक अनफेयर कंपटीशन चल रहा है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा, ठीक है, उसको किस तरीके से लाया जाए, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इस तरीके से जो है एक अनफेयर कंपटीशन पैदा होता है जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी हैम्पर होती है, ठीक, किसी भी कंट्री की। तो एक वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के सामने ड्यूरिंग दी G20 समिट। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और G20 के बारे में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या उसके साथ समस्या है, क्या इश्यूज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।